गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं पीसी सेंचुरी आज आपके सामने एक नया टॉपिक राजस्थान का, हमारे प्यारे राजस्थान का अफवाह तंत्र ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकर आया हूं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे यार, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ये जो मौसम चल रहा है इसे एम्प्लॉयमेंट सीजन कहते हैं। रोजगार का सीजन चल रहा है, खूब सारी भर्तियां आ चुकी है। चीर परीक्षित अपना जो जिस पे अपनी नजरें इनायत थी और जिनके तशरीफ लाने की हमें लंबा इंतजार था, वो राजस्थान के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती का सिलेबस था, और वो आज हमारे सामने आ चुका है। और इस प्रकार हमें आगे की तैयारी, हमारी आगे की रणनीति क्या हो, क्या पुस्तक पढ़ी जाए, कितना पढ़ा जाए, कौन सी पुस्तक को वरीयता दी जाए, इन सारी बातों को हम पढ़ेंगे। बीएसटीसी का एग्जाम जो आगे आएगा उसके लिए, आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम, आरएस मेन एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी भर्तियां हैं, उन सारे एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो राजस्थान के अफवाह तंत्र में से ऑलमोस्ट एक या दो क्वेश्चन हर समय एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है राजस्थान का अफवाह तंत्र। देखो, अफवाह तंत्र क्या होता है, अफवाह तंत्र की परिभाषा क्या है अफवाह। क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि अफवाह के अंदर अपन नदी लें, झीलें लें, खारी झीलें लें, मीठी झीलें लें, जोड़ लें, तालाब लें। अफवाह का ये भी संरचनात्मक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो कंसेप्ट क्लियर करे कि अफवाह और अफवाह तंत्र क्या होता है। उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपना पहला टॉपिक है जैसे अफवाह। अफवाह क्या होता है, जैसे ये राजस्थान की कोई नदी है और इस नदी में निश्चित जल प्रवाह है, निश्चित वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाले जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। और ये निश्चित वाहिका है, इसका निश्चित मार्ग है, इसे अफवाह कहते हैं। यदि एक मुख्य नदी है, मान लो ये मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी में अन्य सहायक नदी भी आकर के मिलती है, इधर से भी आकर के मिलती है और उत्तर की दिशा से ऐसे भी आकर के मिलती है, ये पूरा एक तंत्र बनाती है। निश्चित वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाले जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। और अफवाहों के जाल को जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनते हैं उससे अफवाह तंत्र कहते हैं। बात आती है कि आखिर अफवाह तंत्र को क्या क्या प्रभावित, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो जब कारक की बात आती है, और क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में कि राजस्थान के अफवाह तंत्र को निम्न में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं। भूगर्भिक कालावधि, नदी में जल की मात्रा, नदी में बहाव क्षेत्र, प्रकृति, धरातल, भूगर्भिक संरचना, स्थलाकृति आदि राजस्थान के जल प्रवाह को और अफवाह तंत्र को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं अपन बताते हैं कि किस प्रकार अफवाह तंत्र को भूगर्भिक संरचना वगैरह वगैरह प्रभावित करते हैं। पहला टॉपिक है भूगर्भिक। भूगर्भिक को भूवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। भूगर्भिक, भूवैज्ञानिक कालावधि। तो भूवैज्ञानिक कालावधि अफवाह तंत्र को प्रभावित करती है। कैसे कि जैसे उत्तरी हिमालय है, भारत के उत्तर में उत्तरी हिमालय, ये नवीन है और नवीन पर्वतमाला का भाग है, ये वर्तमान में भी उठ रहा है। इसमें आने वाले भूकंप की संख्या, उनकी आवृत्ति, ये सिद्ध कर रहे हैं कि हिमालय का निर्माण आज भी हो रहा है और नवीन है। तो जो नवीन है, उठा हुआ है, इससे जो नदियां निकलेगी वो अपने अपक्षय के कारण, निक्षेपण के कारण, अपर्दन के कारण खूब सारे गाद लेकर के निकलेगी
और जो नदियां तीव्र गति से निकलेगी तो इसमें गड्ढे होंगे, माखड होंगे, गार्ज होंगे, कैनियन होंगे और इसका एक निश्चित तटबंध होगा, लेकिन उसमें भी गाद की मात्रा अधिक होगी। तो भूगर्भिक भूवैज्ञानिक कालावधि है वो अफवाह तंत्र को प्रभावित करती है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो प्राचीन है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, प्री कैम्ब्रियन काल में उसका निर्माण हुआ है और वर्तमान में उनकी पहाड़ियां, उनके तट, जितनी भी उनकी स्थलाकृतियां हैं, टोपोग्राफी है, सारी टोपोग्राफी एक अवशिष्ट के रूप में रह गई है। नदियों का ढाल भी धीमा है और निश्चित ढाल है, तो इस प्रकार भूगर्भिक कालावधि भी प्रभावित करती है। राजस्थान का पूर्वी भाग है, राजस्थान का पूर्वी भाग हाड़ौती का पठार, पथरीला पठार है, काली मिट्टी का क्षेत्र है और वर्षा भी अधिक होती है। अरावली पर्वतमाला प्राचीन है। पश्चिमी राजस्थान जो उसकी भूगर्भिक कालावधि एकदम नवीन है, तो वहां जो ढीली उसकी धरातल की संरचना है वो प्रभावित करती है। तो इसमें आता है धरातल की प्रकृति। धरातल की प्रकृति या धरातल की संरचना भी जो है अफवाह तंत्र को प्रभावित करती है। देखो, धरातल की प्रकृति और धरातल की संरचना कैसे प्रभावित करती है कि राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी प्रकृति, उसकी संरचना जो है वो ढीली है और रेगिस्तानी भाग है, तो वहां नदियां हैं वो कम क्षेत्र तक बह पाती है। इसके बाद में आता है बहाव की मात्रा, जो पानी बह रहा है उस पानी, नदी में बहने वाले पानी की बहाव की मात्रा कितनी है। यदि अधिक है तो नदी दूर तक जाएगी और तटबंधों को तोड़ करके मैदान में सा जाएगी। इसके बाद में यदि स्थला करती है तो भी अफवाह तंत्र को प्रभावित करेगी। राजस्थान जो वाटरशेड एटलस है, राजस्थान वाटरशेड एटलस, उसमें राजस्थान की नदियों का जो वर्णन किया गया है, राजस्थान की नदी द्रोणियों का वर्णन किया गया है, राजस्थान के अफवाह तंत्र का वर्णन किया गया है। राजस्थान वाटरशेड एटलस है वो राजस्थान के अफवाह तंत्र को प्रभावित करने में जो मुख्य कारक बताती है वो अरावली पर्वतमाला को बताती है। और अरावली पर्वतमाला के साथ साथ महान भारतीय जल विभाजक रेखा, ग्रेट इंडियन वाटरफॉल्ट जो लाइन है उसको मानती है। वो वाटरशेड, राजस्थान वाटरशेड जो एटलस कहती है, महान भारतीय जल विभाजक रेखा जो है राजस्थान के अफवाह तंत्र को प्रभावित करती है। ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान के मध्य से राजस्थान के आइडा एक पर्वतमाला स्थित है जिसे अरावली पर्वतमाला कहते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के आइडा स्थित है। यानी इस प्रकार अरावली पर्वतमाला राजस्थान के यहां दो बराबर भागों में बांटती है। तो महान भारतीय जल विभाजक रेखा दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से ये अलवर, अलवर से ये जयपुर, जयपुर से होते हुए सांबर की पहाड़ियां, अजमेर, अजमेर के ब्यावर, ब्यावर होते हुए दक्षिणी जो अपना उदयपुर है, जरगा और रागा पहाड़ियों से ये दक्षिण पूर्व हो जाती है। दक्षिण पूर्व में ये चित्तौड़गढ़ आती है, चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियां होते हुए प्रतापगढ़ आती है, फिर ये मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और इस प्रकार ये विंध्याचल पर्वतमाला के समानांतर होते हुए प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट, यानी इस प्रकार राजस्थान आती है, फिर ये विंध्याचल होते हुए ये इस प्रकार भारतीय महान जल विभाजक रेखा है। ये पश्चिमी घाट महान भारतीय जल विभाजक रेखा का भाग है। तट की तरफ चलती है नदियां, पश्चिम की तरफ इधर जो चलती है, इधर अरब सागर जो हिंद महासागर का एक पार्ट है, हिंद महासागर का अंतः सागर है अरब सागर, और इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इस महान भारतीय जल विभाजक रेखा के पश्चिम से निकलने वाली नदियां सारी अरब सागर में गिरती है, और जो देखो पूर्व में बहती है वो सारी बंगाल की खाड़ी में बहती है। तो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला जो महान भारतीय जल विभाजक रेखा का भाग है,
पश्चिम में जितनी भी नदियां निकलती है, चाहे लूनी निकलती है, पश्चिमी बनास निकलती है, साबरमती निकलती है, माई निकलती है, और इनकी सहायक नदियां, ये अरब सागर का अपातंत्र बनाती है, अरब सागर का अपातंत्र। और पूर्व में, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में जितनी नदियां निकलती है, चाहे खारी, कोठारी, बनास, बेड़च, गंभीरी, इधर से चंबल, आऊ, काली सिंध, पार्वती, परवान, ये सारी बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र बनाती है। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में निकलने वाली अरब सागर का अपातंत्र बनाती है, पूर्व में निकलने वाली बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र बनाती है। राजस्थान की प्रकृति, धरातल की संरचना है वो ऐसी है कि ये 61.11% भाग पर, पश्चिमी भाग जो 61 टोटल राजस्थान के, कुल राजस्थान के 61.11% पर थार का मरुस्थल स्थित है। थार के मरुस्थल में दोरे हैं, बालू का स्तूप है और जल की मात्रा कम है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर वार्षिक समरेखा गुजरती है और इधर पश्चिम में 50 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा कहीं नहीं होती है, और इधर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जैसे हमारा जो झालावाड़ जिला है वहां 100 सेंटीमीटर वार्षिक के आसपास होती है, बांसवाड़ा में 90 सेंटीमीटर आसपास होती है। तो इस प्रकार वर्षा की मात्रा पूर्व में ज्यादा है, पश्चिम में कम है, और पश्चिम में कम होने के कारण राजस्थान के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के अंदर तीसरा जो जल अपातंत्र पाया जाता है वो है आंतरिक अपातंत्र। इस प्रकार नदियों के बहाव, नदियों के मोड़, नदियों की दिशा कोई इसलाह करती है, कोई धरातल का बनावट, संरचना, उसमें बहने वाली पानी के बहाव की मात्रा, उसकी भूगर्भिक कालावधि आदि अपातंत्र को प्रभावित करते हैं। राजस्थान के अपातंत्र की शब्दावली में जल विभाजक जो वाटरशेड फॉल्ट है, उसके अलावा एक शब्द आता है जल ग्रहण क्षेत्र, जिसे नदी द्रोणी कहते हैं। और एक नदी द्रोणी को दूसरी नदी द्रोणी से अलग करने वाले उस पर्वत या उच्च जमीन के या धरातल के भाग को जल विभाजक कहा जाता है। और जो जल विभाजक है वो नदी की द्रोणी तय करता है। नदी, जैसे ये नदी बह रही है, इस नदी के अंदर जैसे ये बनास की सहायक है बेड़स अपना जल है, एक अपातंत्र के परे भी अपातंत्र होता है, उससे परे भी दूर दूर से अपना जल ग्रहण करती है। इसे कहते हैं कैचमेंट एरिया। नदी का ये कैचमेंट एरिया कहलाता है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र ये एक नदी द्रोणी का भाग होता है। यदि नदी का भाग बड़ा है और जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा है तो वो नदी द्रोणी कहलाता है, और यदि छोटा भाग है तो उसे जल संभर कहते हैं, वाटरशेड कहते हैं। तो राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं उनको 15 वृहद नदी द्रोणियों में बांटा गया है। 15 वृहद नदी द्रोणी, 58 मध्यम नदी द्रोणी, 541 सूक्ष्म नदी द्रोणी, माइक्रो वाटरशेड रिवर 541 है, सूक्ष्म 58 मध्यम नदी द्रोणी है और 15 वृहद नदी द्रोणी है। भारत नदियों का देश है। कुल भारत में 4000 के आसपास में छोटी मोटी नदियां बहती है। इन 4000 को जब भारत की नदी द्रोणी की बात आए ना, तो अलग अलग नदी द्रोणियों में बांटा जाता है, जिनके अंदर 23
वृद्ध नदी द्रोणी है, 200 मध्यम नदी द्रोणी है और बाकी सूक्ष्म नदी द्रोणी में बांटा जाता है। देखो राजस्थान को 3 अपा तंत्र में बांटा गया है। तीन अपा तंत्र में बांटा गया है और 3 में से 2 अपा तंत्र का कारण बनती है अरावली जल विभाजक रेखा। ये अरब बंगाल की खाड़ी का अपा तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपा तंत्र, इधर अरब सागर का अपवा तंत्र और एक अपवा तंत्र पड़ता है तीसरा आंतरिक अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। अरब सागर के जो अपवा तंत्र है वो कुल अपवा तंत्र का 16% भाग है। बंगाल की खाड़ी का जो अपवा तंत्र है वो कुल अपवा तंत्र का 24% भाग है। आंतरिक अपवा तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा है जो 60% भाग पर है। टोटल राजस्थान के अपवा तंत्र का 60% भाग पर आंतरिक अपवा तंत्र है और बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र 24% भाग पर है और अरब सागर का अपवा तंत्र 16% भाग पर है। अब देखो ये अपवा तंत्र का भाग है जो मैंने एक शब्दावली बोली अपवा तंत्र की कि जलग्रहण। जलग्रहण पूर्वी राजस्थान का जो धरातल की प्रकृति और संरचना है वो एक अलग प्रकार की है। जैसे हाड़ौती का पठार है, गोंडवाना लैंड का भाग है, पथरीला भाग है और इसके अंदर नदियां अधिक निकलती है, जल की मात्रा अधिक होती है, तो ये जलग्रहण क्षेत्र दूर दूर से बनाती है। इसलिए राजस्थान का पूर्वी भाग में नदी और जल की मात्रा अधिक होने के कारण जो जलग्रहण क्षेत्र है इस अपवा तंत्र में जलग्रहण क्षेत्र बढ़ जाएगा और टोटल जलग्रहण क्षेत्र का राजस्थान की नदियों का 53.13% जलग्रहण क्षेत्र पूर्वी राजस्थान का है। जो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है उसमें जलग्रहण क्षेत्र है वो 53.13 है। अरब सागर का जो अपवा तंत्र है वहां जलग्रहण क्षेत्र है वो है 35.11%। टोटल अरब सागर का जलग्रहण क्षेत्र 35.11 है। अपवा तंत्र 16% है। बंगाल की खाड़ी का अपवा 24 है, जलग्रहण क्षेत्र 53.13 है। इसके अलावा जो आंतरिक अपवा तंत्र है, आंतरिक अपवा तंत्र जो 60% है लेकिन इसमें जल की मात्रा बिल्कुल कम है। जल की मात्रा कम होने के कारण जलग्रहण क्षेत्र है वो 11 का 12% ही होता है। तो जलग्रहण क्षेत्र है वो 11 का 12% है। तो इस प्रकार राजस्थान का जलग्रहण क्षेत्र और अपवा तंत्र का भाग अलग अलग है। पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की आंतरिक अपवा प्रणाली। आंतरिक अपवा प्रणाली में कौन कौन सी नदियां हैं, एक एक नदी का अपन वर्णन करेंगे और अंतिम ये बताएंगे भी कि कौन कौन सी आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां है। ये राजस्थान, यहां हमारा एक जिला पड़ता है अलवर, यहां एक जिला पड़ता है जयपुर, यहां मान लो ऐसे मैं बना दूं सिक्कर और झुंझुनू। जो जयपुर जिला है, जयपुर जिले के उत्तरी भाग में एक तहसील पड़ती है शाहपुरा। शाहपुरा में एक पहाड़ी पड़ती है सेवर और सेवर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है साबी नदी। और साबी नदी राजस्थान की वो नदी है जो महाराणा प्रताप के बाद यदि किसी ने अकबर को नाके चनो चबाए हो और घुटने टेकने के लिए मजबूर किया हो, यदि अकबर के दांत खट्टे किए हो, तो वो नदी है साबी नदी। साबी नदी राजस्थान के सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और शाहपुरा से कोटपुतली तहसील होते हुए ये बानसूर, जो बानसूर पड़ता है अलवर की तहसील है, बानसूर, मंडावर, तिजारा, किशनगढ़वास अलवर, किशनगढ़वास अलवर, इन तहसीलों में बहती हुई
यहां पड़ता है हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा। हरियाणा के अंदर ये जाकर के एक गांव है पटौदी, पटौदी में विलीन हो जाती है। और ये राजस्थान में 185 किलोमीटर बहती है साबी नदी, पटौदी में जाकर के विलीन हो जाती है। पटौदी गुड़गांव का भाग है। हमारे जो इधर जिले पड़ते हैं जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहां एक जिला पड़ता है रेवाड़ी, रेवाड़ी, और इधर जिला पड़ता है गुड़गांव। और ये जो जिला है वो है मेवात। मेवात भरतपुर और अलवर के क्षेत्र को कहते हैं मेवात। अभी वर्तमान में नुआ नाम से पहले जिला था हरियाणा का, उस जिले का नाम था नुआ। इस नुआ जिले का नया नामकरण कर दिया है और उस जिले का नाम किया मेवात। तो भरतपुर अलवर से लगे हुए क्षेत्र को मेवात कहते हैं। और ये गुड़गांव के पटौदी में जाकर के विलीन हो जाती है। पटौदी वो क्षेत्र है जो कभी लखनऊ की भांति हरियाणा में नवाबों की नगरी कहलाती है। पटौदी का जो वर्तमान में नवाब की जो संज्ञा दी जाती है वो है सैफ अली खान। करिश्मा कपूर है उनका पति। और करिश्मा कपूर और सैफ अली खान उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने अपने पुत्र का नाम तैमूर रखा। तैमूर लंग जो एक आक्रांता था, आतताई था, और भारत पे उसने भारत को लूटने और यहाँ अपने गलत इरादों और मंसूबों को लेकर के आक्रमण किया था। तो इसलिए वो तैमूर नाम रखने के कारण ये विवादों में आया था। पटौदी का जो प्रथम शासक था ये जलालुद्दीन खिलजी के समय पटौदी जो रियासत है वो अस्तित्व में आई। और उसका एक पटौदी का नवाब था जिसका नाम था इफ्तिखार अली, जिसे पूरा नाम कहते हैं इफ्तिखार अली खान। इफ्तिखार अली खान, इफ्तिखार अली खान वो नवाब था जो इंग्लैंड और भारत दोनों टीमों में, क्रिकेट की टीमों में अलग अलग रूप में खेला। इनके बेटे थे मंसूर अली खान। मंसूर अली खान ने भारत के क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी। और ये मंसूर अली खान ही सैफ अली खान के पिताजी है। सैफ अली खान के पिताजी है। और मंसूर अली है वो करिश्मा कपूर के ससुर है, तैमूर के दादाजी है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपको याद रह जाए कि किस प्रकार ये पटौदी में जाकर के विलीन होती है। इधर से यमुनोत्री से एक नदी निकल करके हरियाणा की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश और यमुना है, कभी ये यमुना में जाकर के विलीन होती थी। इसमें इतनी बाढ़ आती थी कि इसे अलवर के लोग बड़े त्राई त्राई हो उठते थे, इसलिए इसे अलवर का कभी शोक कहा जाता था। और अकबर ने इसको बांध करके, अकबर जब राजधानी आगरा थी और अकबर के कोई संतान जीवित नहीं बचती थी, तब आगरा और भरतपुर के मध्य एक स्थान है जिसे फतेहपुर सिकरी कहा जाता है। फतेहपुर सिकरी में उसने अपनी राजधानी बनाई। फतेहपुर सिकरी का एक महान संत था जिसके आशीर्वाद से इनके पुत्र हुआ था, इसलिए उन्होंने शेख सलीम चिश्ती जो महान संत था, उस शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद लेने के लिए फतेहपुर सिकरी रहने लगा। फतेहपुर सिकरी में पानी की आवश्यकता थी। इधर उसने अपना एक रेवाड़ी कोट बना रखा था, तो रेवाड़ी कोट में रहते हुए उसे जल की आवश्यकता हुई। तो इस प्रकार उसने क्या किया कि जो ये साबी नदी है, इस साबी नदी को बांधने की कोशिश की। तो साबी नदी कभी बंधी नहीं और ये अपने निश्चित वाहिका में चलती रही। इसलिए कहा जाता है कि अकबर बांधी ना बंधू, ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तले सु निकलूं, नाम साबी कहलाऊं। यानी अकबर के बांधने से भी बंधी नहीं। तो इस प्रकार ये अकबर भी इसके मंसूबों को बदल नहीं सका। वो है ये अलवर में बहती है और अलवर का जो हरियाणा का लगता हुआ क्षेत्र है उसे राट कहते हैं, इसलिए इसे राट की गंगा कहते हैं। इसे राट की गंगा कहते हैं। ये अलवर की प्रमुख नदी है, इसे अलवर की प्रमुख नदी कहा जाता है। 185 किलोमीटर बहती है।
वर्तमान में ये सुर्खियों में इसलिए आई कि साबी नदी का पूरा क्षेत्र डार्क जोन में घोषित हो गया है और कुओं में पानी है वो बहुत गहराई तक चला गया और पानी सूख गया। तो यहां एक साबी संसद बनाने की घोषणा हुई। साबी संसद अरवरी संसद की तर्ज पर बनी है। देखो, अरवरी संसद यह है कि एक संगठन है जिसे तरुण भारत संघ कहा जाता है। जो तरुण भारत संघ है ना, वो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ राजेंद्र सिंह जी है, जैसे पानी वाला बाबा, वाटरमैन ऑफ इंडिया, जोड़ वाला बाबा, एनीकट वाला बाबा कहा जाता है। और उनको एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम है मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। और फिलीपींस सरकार, जिसकी राजधानी मलिना, तो मलिना से दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार। और ये फिलीपींस के, देखो, पूर्वी जो एशिया है, पूर्वी एशिया में फिलीपींस एक ऐसा देश है जहां कैथोलिक ईसाई रहते हैं, इसलिए अमेरिका फिलीपींस से अपनी वो भाईचारे वाली भावना रखता है। बाकी वहां अमेरिका के अनुसार विधर्मी लोग रहते हैं, अमेरिका के अनुसार। तो वो फिलीपींस है, वहां मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। और ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह को मिला था। अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, सामाजिक क्षेत्र में, सरकारी सेवा में रहते हुए भलाई के कल्याणकारी कार्य करने में। जैसे भारत में 1958 में पहले विनोबा भावे को मिला था। 2019 का जो मैग्सेसे पुरस्कार है वो हमारे एनडीटीवी, एक चैनल है, टीवी चैनल है, एनडीटीवी समाचार का चैनल है, उनके एंकर है रवीश कुमार को मिला था। जो भारतीय पत्रकारिता का पुरोधा कह दिया जाए, निष्पक्ष पत्रकारिता का यदि महापुरुष कह दिया जाए तो भी कम नहीं है। जो भारत की समग्रता, स्वार्थता, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में और निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए रवीश कुमार को 2019 का मिला था। तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जो अपन बात कर रहे थे कि तरुण भारत संघ का एक एनजीओ, उसने क्या किया कि एक अरवरी नदी है, अरवरी नदी 1960 में, अलवर की नदी है ये भी, तो अपने आंतरिक प्रवाह की दूसरी नदी साबी नदी के साथ पड़ते हैं अरवरी नदी। 1960 में अरवरी नदी 60 तक पानी गजब का चलता था। वहां ये पूरे कैचमेंट एरिया में घने जंगल थे, पानी की इतनी आवश्यकता नहीं थी। तो पानी की आवश्यकता नहीं थी तो लोग पशुपालन करते थे, खेती करते थे। इस प्रकार खेती करते हुए लोग बड़े खुश थे। लेकिन जब समय की रफ्तार पकड़ी तो यहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने लगे। एक जिस गांव से अरवरी नदी निकलती है वो गांव है जीरी गांव में संगमरमर की चट्टानें खुदी तो जल का आवक पीछे से कम हुआ तो अरवरी नदी पूरी सूख गई। 1960 से लगा करके 90 तक यहाँ के लोगों ने पलायन कर दिया, पशुओं को खुला छोड़ना शुरू कर दिया, आवारा पशु छोड़ने लगे। लोगों के पास में रोजी रोटी के साधन थे वो सारे सिन गए। तब एक एनजीओ आगे आया जिसे तरुण भारत संघ कहते हैं। तरुण भारत संघ ने क्या किया कि वहां एक जोड़ बनाए, एनीकट बनाए और नदी के मार्ग को प्रशस्त किया। तो 1990 आते आते नदी वापस बहने लगी। 90 से लगा के 96 तक ये नदी सदा नीरा वापस बहने लगी। तो जब पानी जोड़ों में, तालाबों में इकट्ठा हुआ तो राजस्थान सरकार के जो मत्स्य विभाग है, मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य पालन के ठेके है वो विभिन्न ठेकेदारों को बोली लगा के दे दिए। तो बोली लगा करके दे दिए तो यहाँ के लोगों ने विरोध किया कि इस जोड़ों को बनाने में, इन एनीकट को बनाने में सरकार का कोई योगदान नहीं है तो सरकार नहीं दे सकती। और वैसे जब जल का कोई कानून ही नहीं था तो ये अवैध घोषित कर दिया इसे। जब लोगों ने विरोध किया तो उस तालाब के अंदर जहर डाल करके ठेकेदार ने पूरा मत्स्य पालन को खत्म कर दिया। तब लोगों ने मांग उठाई और लोगों की आवाज पर यहाँ एक संसद गठित हुई। उस समय तत्कालीन हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मुख्य न्यायाधीश गुलाब गुप्ता की अध्यक्षता में एक संसद का गठन किया गया। और वहां एक हमीरपुर गांव है जो इस अरवरी नदी की तट पर बसा है। हमीरपुर गांव के अंदर एक जन सुनवाई रखी। इसमें गुलाब गुप्ता जो उस समय हिमाचल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, विश्व जल आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे अनिल अग्रवाल, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति थे उस समय तत्कालीन TK उन्नीकसन, और भारत सरकार के
पर्यावरण मंत्रालय के, जल मंत्रालय के सीएस थे, वो भी शामिल थे। इसके अलावा उस समय पूर्व मुख्य सचिव थे एमएल मेहता काफी सक्रिय हो रहा है, लोक कल्याणकारी कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री वगैरह पुरस्कार भी मिल चुका है। तो राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्य जो सचिव है, उनकी उपस्थिति में वहां एक जन सुनवाई हुई, और जन सुनवाई में गुलाब गुप्ता जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि अरवरी के लोगों को मिलकर के, यानी यहाँ के 70 गांव के लोगों को मिलकर के अपनी खुद की संसद बनानी चाहिए, और जल संसद का नाम दिया। और उन्होंने जल के लिए एक अलग कानून बनाने की मांग की। खूब सरकारों के आगे इन्होंने नाक रगड़े लोगों ने, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मानी। लेकिन आखिर संघर्ष में 70 गांव के लोगों ने जोड़ निकट बनाते हुए अरवरी संसद के नाम से एक संसद बनाई, जिन्होंने जल के खुद के कानून बनाए कि जल कब देना चाहिए, होली के बाद में जब जल की मात्रा कम हो जाती है तो पीने का पानी रखना चाहिए, अत्यधिक दोहन करने वाली फैक्ट्रियों को यहाँ नहीं लगाना चाहिए, अत्यधिक ऐसा कोई जल दोहन कर रहा है तो उसे रोकना है। तो इस प्रकार के जल के खुद के कानून बने, तो अरवरी संसद आई। अरवरी संसद के कारण ही मैग्सेसे से पुरस्कार मिला था तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को, और राजेंद्र सिंह इतिहास के अंदर जो है वो अपना नाम है वो पानी वाला बाबा के नाम से दर्ज कराया। तो उन्होंने साबी संसद, जो इसी साबी नदी के क्षेत्र को साबी संसद घोषित किया। देखो, इस साबी नदी की, जैसे राट की गंगा, अलवर की मुख्य नदी, अलवर की जीवन रेखा आदि नाम से पुकारा जाता था। जो साबी नदी चलती है, साबी नदी कोटपुतली से जहां चलती है, जयपुर के कोटपुतली से, वहां एक गांव है जोधपुरा, वहां एक सभ्यता मिली है, जोधपुरा सभ्यता कहा जाता है। देखो, जोधपुर है ना, वो राजस्थान का जिला है और थार का प्रवेश द्वार कहलाता है। जोधपुरा एक प्रकार की सभ्यता है, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं कोटपुतली में। एक है देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया गुर्जर समाज के आराध्य देव है, उनके पूज्य देव है, भगवान देव नारायण जी की पवित्र पीठ है देवधाम जोधपुरिया टोंक, गुर्जर समाज के आराध्य देवता की पीठ है। तो देवधाम जोधपुरिया, जोधपुर और जोधपुरा जयपुर की कोटपुतली तहसील में। और यहां पाषाण युगीन, और उसमें भी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। पाषाणों के बाद में मानव ने सबसे पहले ताम्र धातु का प्रयोग किया, और ताम्र और पाषाण का जो मिक्स उपयोग हुआ उसे ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति कहते हैं। जोधपुरा के अंदर मौर्य काल के भी अवशेष मिले हैं, मौर्यकालीन अवशेष। और मौर्यकालीन अवशेषों में मन के, हाथी दांत आदि मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ बर्तनों के निर्माण की एक पद्धति, जिसे पीजीडब्ल्यू कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, यानी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लो एस्क को अलग करने की भट्टियां मिली है, यानी लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। भारत के बहुत गिने चुने स्थानों में लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। जो लोहे एस्क होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, एक लोहे को लोहे एस्क से दूर करके जिस तापमान पे अलग किया जाता है भट्टी के अंदर, वहां लोहे एस्क गलाने की भट्टियां भी जोधपुरा में मिली है। जोधपुरा का एक उत्खनन आरसी अग्रवाल और उनके साथी थे विजय कुमार ने किया था। जोधपुरा का आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने 1972-73 में इस जोधपुरा जो है उत्खनन किया गया है। साबी नदी की जो मुख्य सहायक नदी है ना, वो है जो जयपुर, कभी सिक्कर के अजीतगढ़ से निकलती थी, कृष्णावती के अलावा सबसे मुख्य नदी है वो है सोटा नाला। ऐसा कहा भी जाता है कि साबी, सोटा, सुरका नली तीनों बहें एक गली, यानी तीनों एक ही गली बहते हैं। इस प्रकार सेवर की पहाड़ियों से निकल करके ये बटोदी में जाकर के विलीन हो जाती है। अलवर की मुख्य नदी है राठ क्षेत्र की गंगा कहलाती थी, और ये अलवर के
मेवात क्षेत्र को, राठ क्षेत्र को देती थी। इसके स्थित जोधपुर। देखो एक एग्जाम हुआ था मूल्यांकन अधिकारी का जो 2020 में हुआ था, उसमें साबी नदी का उद्गम पूछा गया है। 2017 में सेकंड ग्रेड टीचर का हुआ था और उसमें साबी नदी के किनारे स्थित सभ्यता का पूछा था। जयन 2016 का एक जयन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया है। तो वर्तमान में ऐसा पूछ सकते हैं कि अरवरी संसद की तर्ज पर राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जिस पर संसद बनाने की घोषणा एनजीओ तरुण भारत संघ कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन के अलावा वर्तमान का जो हमारा करंट क्वेश्चन बनता है, पूर्वी राजस्थान में एक नहर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। यह 13 जिलों में है। कभी राजस्थान सरकार गेंद के टिक लगाती है ईआरसीपी की गेंद को, जो केंद्र सरकार के जाके पाले में पड़ती है। केंद्र सरकार इस ईआरसीपी रूपी जो प्रोजेक्ट है, इस गेंद को टिक लगाती है, वापस राजस्थान के झोली में आकर के गिरती है। दोनों एक दूसरे को टिक लगाने में लगे हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईआरसीपी रिफाइनरी, राजस्थान की जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है उससे दूसरे नंबर की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 37,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 13 जिलों को जल दिया जाएगा और हो सकता है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का साबी नदी का तला है और साबी नदी का जो अप्पा है, ये पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का आने वाले दिनों में मुख्य हिस्सा बनेगा।